इक्विटी रिसर्च पार्ट 1। पिछले वीडियो में हमने सीखा था इक्विटी ड्यू डिलिजेंस के बारे में। आज हम इक्विटी रिसर्च सीखेंगे। इक्विटी रिसर्च के लिए हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है। मैं इसे लिमिटेड रिसोर्सेज क्यों बोलता हूँ, इसका रीज़न ये है कि एज ए रिटेल इन्वेस्टर आपके और मेरे पास इक्विटी रिसर्च के लिए कुछ ही रिसोर्सेज अवेलेबल है। रिसोर्सेज सच एज इंटरनेट, कंपनी की एनुअल रिपोर्ट और MS एक्सेल। जबकि एक इंस्टीट्यूशंस के पास कंपनी मैनेजमेंट, फाइनेंशियल डेटाबेस जैसे ब्लूमबर्ग, रॉयटर्स, एक्सिट एक्सेट्रा, कंपनी एनुअल रिपोर्ट, ह्यूमन रिसोर्सेज और एनालिस्ट होते हैं। इसलिए मेरा ऑब्जेक्टिव ये दिखाना है कि कोई नॉर्मल पर्सन लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ किसी कंपनी और उसके बिजनेस को बेहतर तरीके से कैसे समझ सकता है। बेशक हम इस स्टडी को फाइनल ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए करेंगे, मतलब स्टॉक खरीदने या न खरीदने का डिसीजन लेने के लिए। जैसे कि पिछले वीडियो में मेंशन किया था, हम इक्विटी रिसर्च प्रोसेस को 3 स्टेजेस में देखेंगे। फर्स्ट, अंडरस्टैंड द बिजनेस। सेकेंड, एप्लीकेशन ऑफ चेकलिस्ट। थर्ड, वैल्यूएशन। ऊपर बताए हुए हर एक स्टेजेस के अंदर कई स्टेप्स होते हैं। ये पता होना चाहिए कि इसका कोई शॉर्टकट नहीं है और किसी को भी इनमें से किसी भी स्टेप से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। स्टॉक प्राइस वर्सेस बिजनेस फंडामेंटल्स। जब हम किसी कंपनी को रिसर्च के लिए लेते हैं तो पहला स्टेप बिजनेस को पूरी तरह समझना होता है। लोग अक्सर इस इम्पोर्टेंट स्टेप को मिस करते हैं और सीधे स्टॉक प्राइस का एनालिसिस करने लगते हैं। आप स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए लेना चाहते हो तो स्टॉक प्राइस का एनालिसिस करना ठीक है। हालांकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बिजनेस को समझना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको लग सकता है कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है? कारण सिंपल है, जितना अधिक आप कंपनी को जानते हैं उतना ही अधिक आपका इन्वेस्टमेंट में बने रहने का कन्विक्शन बढ़ता है, विशेष रूप से बुरे समय के बीच, यानी बेयर मार्केट फेज में। याद रखें कि बेयर मार्केट के दौरान प्राइसेस रिएक्ट करती है, न कि बिजनेस के फंडामेंटल। कंपनी और उसके बिजनेस को अच्छी तरह से समझने से आपको ये कन्विक्शन मिलता है कि शेयर में इन्वेस्टेड रहना क्यों सही है, भले ही मार्केट बेरिश हो। पॉपुलर इन्वेस्टर्स का कहना है कि बेयर मार्केट वैल्यूज क्रिएट करता है, इसलिए यदि आपको कंपनी पर हाई कन्विक्शन है तो आपको बेयर मार्केट के टाइम में स्टॉक में बाइंग पर विचार करना चाहिए और गड़बड़ी में स्टॉक सेल करने का सोचना नहीं चाहिए। वैसे भी बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलने के लिए सबसे अच्छा सोर्स कंपनी की वेबसाइट और उसकी एनुअल रिपोर्ट है। हमें ये एनालाइज करने के लिए कम से कम पिछले 5 साल की एनुअल रिपोर्ट का स्टडी करने की आवश्यकता है कि कंपनी बिजनेस साइकिल्स में कैसे ग्रो हो रही है। अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस। बिजनेस को समझने की डायरेक्शन में पहले स्टेप में हमें उन क्वेश्चंस की एक लिस्ट बनाने की ज़रूरत है जिनके आंसर्स हमें ढूंढने की आवश्यकता है। डू नोट दैट इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स कंपनी की एनुअल रिपोर्ट और वेबसाइट के ज़रिए मिल सकते हैं। यहाँ कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मुझे लगता है कि बिजनेस को समझने में हमारी मदद करते हैं। मैंने हर एक क्वेश्चन के पीछे के लॉजिक उसके बाद बताया है। क्वेश्चन नंबर 1, कंपनी क्या करती है? इसका लॉजिक है बिजनेस की बेसिक वर्क समझने के लिए। नंबर 2, इसके प्रमोटर्स कौन हैं, उनकी बैकग्राउंड क्या है? बिजनेस के प्रमोटर्स को जानने के लिए उनके क्रिमिनल बैकग्राउंड, इंटेंस पॉलिटिकल कनेक्शंस की चेकिंग करने के लिए। नंबर 3, अगर ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो ये क्या बनाते हैं? उनके प्रोडक्ट को अच्छे से जानने के लिए, प्रोडक्ट डिमांड सप्लाई की डायनामिक्स को समझने के लिए। नंबर 4, उनके कितने प्लांट्स हैं और वे कहाँ सिचुएटेड है, उनकी जियोग्राफिक प्रेजेंस पता लगाने के लिए। इसके अलावा कभी कभी उनके प्लांट्स एक प्राइम लोकेशन पर हो सकते हैं और ऐसे लोकेशन का वैल्यू बैलेंस शीट से बाहर हो सकता है, जिससे कंपनी अंडर वैल्यू दिख सकती है। नंबर 5, क्या वो फुल कैपेसिटी पर प्लांट रन कर रहे हैं? हमें उनकी ऑपरेशनल एक्टिविटीज़, उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड और फ्यूचर की डिमांड के लिए उनकी कैपेसिटी के बारे में एक आइडिया देता है। नंबर 6, किस टाइप का रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है? कंपनी की डिपेंडेंसी को एनालाइज करने में हमारी मदद करता है। फॉर एग्जांपल, रॉ मटेरियल जैसे कोल सरकार द्वारा रेगुलेट किया जा सकता है या रॉ मटेरियल का इंपोर्ट करने की आवश्यकता होती है, जिनमें से किसी एक की फर्दर इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता होती है। नंबर 7, कंपनी के क्लाइंट्स और एंड यूजर्स कौन हैं? क्लाइंट बेस को जानने से हम
सेल्स साइकिल और कंपनी के प्रोडक्ट्स को सेल के लिए आवश्यक एफर्ट्स को समझ सकते हैं। नंबर 8, उनके कंपटीटर्स कौन है? कंपटीटर्स को जानने में मदद करता है। मोर कंपटीटर्स मीन्स मार्जिन प्रेशर। ऐसे में कंपनी को कुछ नया करना होगा। अगर कंपनी मोनोपोली, डिओपोली और ओलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चर में काम करती है तो मार्जिन ज़्यादा होता है। कंपनी के मेजर शेयर होल्डर्स कौन हैं? प्रमोटर्स और प्रमोटर ग्रुप के अलावा ये जानने में मदद करता है कि कंपनी के शेयर्स का ओनर और कौन है। अगर एक मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर कंपनी में शेयर रखता है तो ये एक अच्छा इंडिकेशन हो सकता है। क्या उनकी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने का प्लान है? कंपनी कितनी एम्बिशियस और इनोवेटिव है, इस पर एक सेंस देता है। जबकि एक ही टाइम में अपने सेक्टर के बाहर प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने वाली कंपनी कुछ रेड फ्लैग्स उठाती है, क्योंकि क्या ये कंपनी फोकस खो रही है? क्या वे विभिन्न देशों में विस्तार करने की योजना बना रहे हैं? दिस इज सेम लॉजिक एज प्रीवियस क्वेश्चन। नंबर 12, रेवेन्यू मिक्स क्या है? कौन सा प्रोडक्ट सबसे अधिक सेल होता है? ये हमें समझने में मदद करता है कि कौन सा सेगमेंट और प्रोडक्ट रेवेन्यू में सबसे अधिक कंट्रीब्यूशन दे रहा है। इससे हमें फ्यूचर में रेवेन्यू ग्रोथ के लिए फैक्टर्स को समझने में मदद मिलती है। नंबर 13, क्या ये एक हेवी रेगुलेटरी एनवायरनमेंट के अंडर काम करते हैं? दिस इज गुड एंड बैड बोथ। अच्छा इसलिए है क्योंकि ये मार्केट में एंटर करने के लिए न्यू कंपटीशन से एक नेचुरल बैरियर का काम करता है। बुरा इसलिए है क्योंकि जब बिजनेस में इनोवेटिव होने की बात आती है तो वे लिमिटेड चॉइसेस होती है। नंबर 14, उनके बैंकर ऑडिटर कौन है? कंपनी के स्कैंडलस एजेंसी के साथ ज्वाइन होने की पॉसिबिलिटी को ख़त्म करता है। नंबर 15, उनके पास एम्प्लॉयज़ कितने हैं? क्या कंपनी को लेबर इश्यूज़ है? ये हमें समझाता है कि कंपनी का ऑपरेशन कितना लेबर इंटेंसिव है। इसके साथ अगर कंपनी को हाई स्किल सेट वाले बहुत से लोगों को आवश्यकता है तो ये एक और रेड फ्लैग हो सकता है। नंबर 16, नए एंट्रेंट्स के लिए बैरियर्स क्या है? हमें यह समझने में मदद करता है कि नई कंपनियों के लिए मार्केट में एंट्री करना और मार्जिन को कम करना कितना ईजी या डिफ़िकल्ट है। नंबर 17, क्या कंपनी ऐसे प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग कर रही है जिन्हें सस्ते लेबर वाले देशों में आसानी से डुप्लीकेट किया जा सकता है? यदि हाँ, तो कंपनी शायद एक टाइम बॉम्ब पर बैठी है। नंबर 18, क्या कंपनी की बहुत सारी सब्सिडीज कंपनियां हैं? यदि हाँ, तो आपको ये पूछने की आवश्यकता है कि क्यों? क्या ये कंपनी के लिए पैसों की हेराफेरी करने का एक तरीका है? ये क्वेश्चंस किसी भी कंपनी को समझने के लिए थॉटफुल प्रोसेस है। आंसर सर्च करने के प्रोसेस में आप ऑटोमेटिकली नए क्वेश्चंस पोस्ट करना स्टार्ट कर देंगे जिनके लिए आपको आंसर्स ढूंढने होंगे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस कंपनी को देख रहे हैं। अगर आप इस क्वेश्चन सेट को फॉलो करते हैं तो मुझे विश्वास है कि कंपनी के बारे में आपकी नॉलेज में भारी ग्रोथ होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि Q&A प्रोसेस आपको कंपनी के बारे में इतनी जानकारी दे देगा कि आपको कंपनी के बारे में डीपली नॉलेज आ जाएगी। रिमेंबर, ये इक्विटी रिसर्च प्रोसेस में पहला स्टेप है। अगर आपको आंसर्स को सर्च करते टाइम कहीं पर भी रेड फ्लैग यानी कंपनी के बारे में कुछ सही नहीं लगता है तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि बिजनेस कितना भी अट्रैक्टिव क्यों ना लगे, कंपनी पर आगे रिसर्च करना बंद कर दें। रेड फ्लैग के मामले में इक्विटी रिसर्च के स्टेप 2 में आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है। मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको बता सकता हूँ कि इक्विटी रिसर्च का स्टेप 1 यानी अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस में थोड़ा टाइम लगता है। इस प्रोसेस से जाने के बाद नॉर्मली आपके कंपनी के बारे में जो थॉट्स है उनको एक पेज पर समराइज करने की कोशिश करो। उन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ऐड करो जो कंपनी के बारे में सर्च किया है। ये इन्फॉर्मेशन शीट क्लियर एंड टू द पॉइंट होनी चाहिए। अगर कोई इन्फॉर्मेशन हासिल करने नहीं मिलती तो ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि कंपनी के बारे में ज़्यादा डाटा अवेलेबल नहीं है। स्टेप 1 से जाने के बाद ही इक्विटी रिसर्च के स्टेप 2 पर आगे बढ़ते हैं, जो है एप्लीकेशन ऑफ चेकलिस्ट। प्लीज़ नोट दैट कि इक्विटी रिसर्च स्टेप्स सिक्वेंशियल है और उन्हें उसी ऑर्डर से फॉलो करना चाहिए। अगले वीडियो में हम सीखेंगे एप्लीकेशन ऑफ चेकलिस्ट के बारे में। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।